हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। तो आज का आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसका आपका एमसीक्यू टाइप वाले जो क्वेश्चन थे उसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ मैं, तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हो। ये आपका 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे टोटल 6 आयंस दिया हुआ है, उनके एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको उसमें से कौन नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है वो बताना है, कि उसका काउंटिंग आपको नंबर में लिखना है। ठीक है, तो नोबेल गैस का बात कर रहा है, तो नोबेल गैस आपके क्या क्या होते हैं? हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। तो आपको ये तो मान लो ट्रिक से याद है। ट्रिक आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में से भी जा करके देख सकते हो, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर पता रहेगा तभी आप निकाल सकते हो। तो इसका एटॉमिक नंबर भी याद रखना आपको ज़रूरी है। तो एटॉमिक नंबर सबके रटने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पीरियोडिक टेबल एक ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे हीलियम का आपका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इसमें आपको +8 ऐड करना है, तो वो उसके बाद वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट का याद रखना है हमेशा। तो आपका कितना हो जाता है? टोटल 10 हो जाता है। फिर उसके बाद आपको वापस से +8 करना है। ठीक है, तो 10 + 8 क्या हो गया? आपका 18 हो गया। इस तरह से आपको ऐड करते जाना है, और जितना एडिशन करना मैं बता रही हूँ आपको उतना ही करना है। ठीक है, तो 2 बार जब 8 हो गया तो उसके बाद आपको 18 ऐड करना है। फिर जब आप 18 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 36। फिर उसके बाद अगेन आपको 18 ऐड करना है, +18 करना है, तो ये आपका हो जाएगा 54। उसके बाद आपको +32 ऐड करना है। ठीक है, फिर आपका हो जाता है ये 86। इस तरह से पूरा पीरियोडिक टेबल सेम ट्रेंड फॉलो करता है। आपको 8 8, तो आपको नंबर याद रखना है 8 8 18 18 32 32। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड आपका फॉलो करता है। इस तरह से आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। बाकी आर्गन तक का एटॉमिक नंबर तो वैसे भी सबको पता होगा, क्योंकि ये 30 के अंदर है। हम लोग बचपन से 30 तक का एटॉमिक नंबर याद करते आते हैं। कुछ तो कॉमन है, जेनन वगैरह का भी इतने बार हम लोग पढ़ते हैं कि पता है। बट फिर भी अगर एग्जाम में नहीं पता है, आपको कंफ्यूजन है, तो इस तरह से आप ऐड करके निकाल सकते हो। अब देखो, जैसे पहला आपका दिया है स्ट्रोंटियम का दिया हुआ है, और क्या है? +2 है। एटॉमिक नंबर बोल दिया है ऑलरेडी, एटॉमिक नंबर दिया है, नहीं दिया होता तो आपको ये भी पता करना होता। तो ये आपका क्या हो जाता है? 38। अब +2 बोल रहा है मतलब -2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस कर देना है इसमें से, तो इसका आपका कितना हो गया? 36 हो जा रहा है अब। तो 36 इलेक्ट्रॉन्स को आपको अरेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? नोबेल गैस की तरह बनेगा। जैसे क्रिप्टन के जैसा अब इसका हो जाएगा। क्रिप्टन का इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, क्योंकि क्रिप्टन आपका 36 है। फिर उसके बाद है आपका सीजियम, तो इसका आपका क्या है? +Z आपका दिया है 55, माइनस आपको एक ही इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, क्योंकि +1 चार्ज है। तो फिर ये आपका क्या हो जाता है? 54। तो टोटल 54 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये भी आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो 54 होता है किसका? जेनन का। ठीक है, तो आपका ये आपका जेनन का आ जाएगा 54। उसके बाद अगर आप निकालोगे इन दोनों के बाद, तो किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं कर रहा। जैसे लेंथेनम का आपका दिया हुआ है +2, यानी कि 57 में से आपको -2 कर देना है, तो ये कितना हो जा रहा है आपका? 55। 55 किसी भी नोबेल गैस का आपका एटॉमिक नंबर नहीं होता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर है आपका लेड। लेड का आपका 82 दिया है। 82 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाता है? 80। तो यहाँ 80 भी किसी का एटॉमिक नंबर नहीं है नोबेल गैस में। सेम उसी तरह यहाँ पे भी 70 में से आप +2 माइनस करोगे तो आ जाता है 88। 88 भी नहीं है, 86 है यहाँ पे। फिर है आपका आयरन। आयरन में भी आपको +2 दिया है, तो आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी मैच नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 2। ठीक है, आपको 2 ही टाइप करना है वहाँ पे, मतलब आपके 2 ऐसे हैं जो कि नोबेल गैस को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम रिक्वायर्ड, ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है आपका। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% of a first order reaction is dash times of half life of the reaction। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन, मतलब टी 99.9% का पूछ रहा है रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ से रिएक्शन इज। तो एक्स मान लो, एक्स टी हाफ,
तो यही आपसे एक्स फाइंड कर रहा है कि एक्स कितने मतलब कितने टाइम्स हो रहा है टी हाफ का, आपका 99.9% कंप्लीशन। ठीक है, तो जो आपका टाइम होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपका इक्वेशन क्या होता है, के टी इज इक्वल्स टू एल एन बाई ए माइनस एक्स, या आप इसको लिख सकते हो 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, जिसमें आपका ए जो होता है वो आपका क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी होता है, और ये बेसिकली आपका क्या होता है, लेफ्ट क्वांटिटी। तो जब 99.9% कंप्लीशन बोल रहा है, मतलब इतना कंप्लीट हो जाना, तो अगर हम यहाँ पे टी 99.9% के लिए निकाले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले तो के उधर चल जाएगा, तो 1/k, तो अगर t 99.9% की बात करें तो यही इक्वेशन आपका कैसे हो जाएगा, 1/k, k अब उस साइड जाएगा, इंटू 2.303 लॉग a बाई ए माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर जो आपका a है, इनिशियल क्वांटिटी क्या रहेगा, 100, इनिशियली 100 था वो, और अब आपका लेफ्ट कितना हो गया, लेफ्ट हो जाएगा a माइनस एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, आपका वो होता है जो आप जितना आपका कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 99.9%। तो यहाँ पे परसेंट नहीं 100 में कर दिए, उस तरह से होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 a माइनस एक्स। तो अब इसको आप यहाँ पे पुट करो 100 डिवाइडेड बाई 0.1, तो आप इसको यहाँ से अब निकाल सकते हो 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, इसको कर दो ऐसे, तो आपका कितना आ जा रहा है, लॉग 10⁻3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू 3 लॉग 10। तो अब लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। छोटा छोटा जो लॉग का वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे लॉग इसका वैल्यू हो गया 1, तो आपका कितना आ गया, टी 99.9% इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के। इसको एज इट इज रहने दो। अब आपको क्या करना है, टी हाफ, देखो टी हाफ का वैल्यू जो है ना वो बहुत, इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर डायरेक्ट भी पता होता है, और नहीं भी पता है तो इस तरह से आप टी हाफ को भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अब ए आपका वही 100 है, टी हाफ बोल रहे हैं मतलब 50% कंप्लीशन है, तो इसका मतलब हो गया 100 माइनस 50, तो ये आ गया आपका अगेन 50। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग 100 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो ये कट के 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.30। अब आपको रेशियो निकालना है, ये वाली रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है और आपका ये सेकंड इक्वेशन है, डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो t 99.9% डिवाइडेड बाई t 50% या t हाफ, तो ये सारा आपका कैंसिल हो जाएगा, 2.303 भी कट जाएगा, k भी कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 3/log 2। अब ये देखो log 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.301, तो 1 को निगलेक्ट करते हैं, तो इसको अगर लिख सकते हैं हम 30, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू अब 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, t 99.9% इक्वल्स टू 10 इंटू t 50%, 10 टाइम्स 50% का हो जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। ठीक है, इस तरह से आपको एक्चुअली कैलकुलेशन करना था। अब इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो कि जैसे कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी चाहिए, उसी से रिलेशन आपका कोरिलेट करके पूछता है। जैसे टी हाफ तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0.693 डिवाइडेड बाई के बराबर है, और ये वाली वैल्यू भी याद रखनी चाहिए log 2 के साथ। ठीक है, log 2, और इसका कैलकुलेशन ही आपका इतना होता है, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन में ईजी होगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं था, वैसे कैलकुलेशन भी आसान था, बट टाइम बच जाएगा अगर आप इसको छोटे छोटे चीज़ में याद रखोगे। अब देखो इसमें कैसे कैसे टाइप के रिलेशन ज़्यादातर पूछ सकते हैं। एक तो आपको टी हाफ का पता होना चाहिए कि वैल्यू कितना है आपका 2.303 log 2 डिवाइडेड बाई के। एक आपका 99.9% होगा, एक अगर क्वार्टर वाला पूछता है यानी कि 75% का, तो उसका रिलेशन टी हाफ के साथ पता होना चाहिए कि वो सेकेंड टाइम्स होता है। फिर आपका क्या पूछ सकता है क्वेश्चन,
T90% के साथ भी पूछ सकता है रिलेशन। तो ये आपका क्या होता है, T50 के साथ हो जाता है डिवाइडेड बाय log 2। और आपका फिर T क्वार्टर वाला भी हो गया, वो आपका आता है अगर पूछ दे 87.5% का, तो ये हो जाता है 3 टाइम्स T50। और 99 वाला इतना हो जाता है। 2-3 याद रख लो जो कॉमन है, इसमें से कोई क्वेश्चन हो गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पर, इस डैश BM, बोर मैग्नेटम है। ओके, तो एटॉमिक नंबर भी दी हुई है कि प्लेटिनम का 78 है, तो आपको बताना है म्यू का वैल्यू। देखो प्लेटिनम जो है आपका वो निकेल फैमिली का है, ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली क्या है, D8 ग्रुप का है। और यहाँ पर जो आपका लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। तो अगर इसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP2। अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, +2। ये 0 हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया, ये भी 0 हो गया, और क्लोरीन का -1 होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल इसीलिए +1 हो गया। तो कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +2 आ जाएगा। तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम +2 हो जाएगा। प्लेटिनम अब निकेल फैमिली का ही है, तो ये यहाँ पर क्या आता है, निकल, रेडियम, फिर प्लेटिनम आता है, यानी कि 3D 4D, फिर आपका आ जाता है 5D। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 6s2 5D8। तो ये जो आपका 2 है वो क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 5D8 6s0, और आप यहाँ पे 6p ऐड कर सकते हैं। तो इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है। तो 5D8 का इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होगा, और ये दोनों तो आपका 0 है, यहाँ पर S हो गया और ये आपका P हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। बड़े मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही काम करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग करने के बाद आपका यहाँ पर कैसा होगा ये, तो ये आपका क्या हो गया, D, और ये S, और इसके 2 P2। तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। P2 ये आपका किसका होता है, स्क्वायर प्लेनर का। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू जो होगा वो आपका 0 होगा, ये डाई मैग्नेटिक होगा। ये तो हो गया प्रोसेस का बात। एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है यहाँ पर, जिससे आपको ये सारा मेथड और इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालना या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी D8 वाले आपके कंपाउंड्स होंगे, मतलब जैसे आपका निकेल वाला हो गया, पैलेडियम वाला हो गया, या प्लेटिनम वाले हो गए, तो जितने भी D8 वाले होंगे ना, वो आपके अगर स्क्वायर प्लेनर है तो वो आपका क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, और उसके म्यू क्या होंगे, 0 होंगे। अगर वो टेट्राहेड्रल है तो म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 और पैरामैग्नेटिक होगा। ज़्यादातर जो D8 वाले होते हैं ना, मतलब स्पेशली आपका पैलेडियम और प्लेटिनम वाले जो होते हैं, वो ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर ही होते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी पता है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो कि इसका आपका बोर मैग्नेटम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके तो देखना पड़ेगा। तो दोनों प्रोसेस बता दिया मैंने कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो कि जितने भी स्क्वायर प्लेनर होते हैं, किसके लिए, फॉर D, ओनली फॉर D के लिए बता रही हूँ मैं, D8 के लिए बता। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्चुअली सेम क्वेश्चन मैंने MCQ टाइप में भी आपका सॉल्व किया हुआ था। तो मिस्टेक ये है कि जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था तो उस टाइम में बच्चों ने वो क्वेश्चन बताया था जो आपका यहाँ पे साइड में स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। तो वो क्वेश्चन और ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो ऑफिशियली है, पता चला है कि हाँ ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, जो न्यूमेरिकल टाइप में था, MCQ टाइप में नहीं था। तो प्रोसेस सेम है, सेम ही क्वेश्चन है, जो वैल्यूज़ है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे log1/k बताना था, और यहाँ पे बस आपको log k बताना है, माइनस में ही बताना है। तो ये सेम ही सब कुछ है, ΔH माइनस T del S नॉट, फिर आपको सेकेंड फॉर्मूला लगाना है -2.303 RT log k। ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके आपको यहाँ पर log k का वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपको ΔG0 पता चल जाएगा, उसको आपको यहाँ पुट करना है, और फिर आपको log k फाइंड कर लोगे आप यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, जो आपका करेक्ट वैल्यू है, और आप ध्यान से देखना, इंटू 10⁻⁻4 के फॉर्म में देना है, तो आपका आंसर आएगा 37 इंटू 10⁻⁻1 माइनस ये। तो ये सारा तो आपका ऑलरेडी है, तो आपको सिर्फ 37 यहाँ पे निकालना है।
तो आप ये सॉल्व खुद से करके देख लेना, क्योंकि सारा मेथड ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप वो वीडियो चेक कर लेना जो आपका पार्ट 2 है। तो इसके जगह पे मैं आपको वो क्वेश्चन बताती हूँ जो MCQ में रह गया था। तो क्वेश्चन है आपका, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है इथेन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन, तो ये आपका करेक्ट है। देखो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड, आपका जो बॉन्ड है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में जितने भी आपके कार्बन हाइड्रोजन आते हैं, इनका आपका 0 से 360 डिग्री तक किसी में भी आपका मूव हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन पॉसिबल हो जाते हैं, ठीक है। कितने भी डिग्री में आपके मूव कर सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन को, आप यहाँ से ना क्या मूव करा सकते हो, एक को कांस्टेंट करो, दूसरे को करो। तो इस वजह से क्या है, आपका यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है। सेकेंड में आपका आ जाता है, द डाईहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन इज 60 डिग्री। तो आपका स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन क्या होता है, ये कॉन्फर्मेशन क्या है, आपका स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन होता है। तो आपका इसके बीच का एंगल देखो कितना हो रहा है, 60 डिग्री होता है। एक हाइड्रोजन से आपका जो आपका डाईहेड्रल एंगल बोल रहा है, ये आपका कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री होता है। तो ये वाला भी आपका करेक्ट है, ठीक है। आपका एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है, डाईहेड्रल एंगल, जो आमने सामने का जो आपका बॉन्ड रहता है उनके बीच का एंगल। थर्ड आपका बोल रहा है इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन, यही आपका इनकरेक्ट है। ये आपका लीस्ट होता है, ये मोस्ट नहीं, ये आपका लीस्ट स्टेबल होता है। कैसे, आपका ये जैसे स्टेगर्ड है तो आपका इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन क्या हो जाता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका इक्लिप्स्ड होता है। तो थोड़ा यहाँ पिक्चर में ऐसे दिख रहा है आपको बनाने में, बट इनके बीच का जो एंगल होता है ना वो 0 डिग्री होता है, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल रहता है, मिरर की तरह, ठीक है। बस दिखाने के लिए इस तरह से दिखाया गया, जो ये बॉन्ड है इसके बस जस्ट ऊपर वैसे वाले बॉन्ड रहते हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिंड्रेंस होता है, इस हिंड्रेंस की वजह से रिपल्सन रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, लीस्ट स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल नहीं होता। ये स्टेगर्ड फॉर्म में क्या होता है, लेस हिंडर्ड होता है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ पे बोल रहा है द कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। जैसे अगर आपको स्टेगर्ड से इक्लिप्स में जाना है या इक्लिप्स से स्टेगर्ड में जाना है या किसी और कॉन्फर्मेशन में आपको जाना है, तो आप आसानी से इसको रोटेट करके, ठीक है, एक को कांस्टेंट करो फिर रोटेट करो, तो रोटेशन से आप एक कॉन्फर्मेशन से दूसरे कॉन्फर्मेशन में जा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपका। तो आपको क्या बताना था, आपको देखो बताना था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपका थर्ड वाला है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया थर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जितने मॉलिक्यूल्स दिए इसमें से आपको जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको काउंट करके बताना है कि कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका HF। तो आपका नॉन पोलर मतलब का क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया मतलब जिसमें आपका म्यू जो है वो इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि डाइपोल मोमेंट वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट डाइपोल मोमेंट जो है ना म्यू आपका वही होता है, नेट डाइपोल मोमेंट वो आपका 0 होना चाहिए, वो आपका नॉन पोलर होता है। पोलर में आपका क्या हो जाता है, यही जो न्यू है ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है। और जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो आपका कहाँ जनरेट होता है, जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस हो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना उसका डिफरेंस रहेगा, वहीं पे आपका डाइपोल मोमेंट आएगा। सोचने वाला बात है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पे HF दिया है, इसका कुछ प्लस चार्ज होगा, इसका कुछ माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू भी है, फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका कुछ तो वैल्यू आएगा, मतलब 0 नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाता है। अगर इसको आप एरो से दिखाओगे तो देखो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है डाइपोल क्या होगा, डायरेक्शन उसका उस साइड होगा जो ज़्यादा है आपका, तो इस तरह से इसका डाइपोल का डायरेक्शन आएगा। तो ये वाला तो मॉलिक्यूल नहीं होगा। फिर आता है आपका वाटर। तो वाटर का भी देखो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरह से इसके पास लोन पेयर रहता है। यहाँ पर भी अगर हम इसका डाइपोल मोमेंट का निकालें तो ऑक्सीजन का आपका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो आपका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का उसके साइड होगा। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ना वो आपका कुछ इस तरह होगा, ये दोनों आपका ऐड हो जाएगा, ऐड ऑन हो करके डाइपोल मोमेंट आपका इस तरह से होगा। तो यहाँ पे भी आपका डाइपोल मोमेंट है, कहीं से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका कुछ डाइपोल मोमेंट है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका पोलर है। तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आप निकाल पाओगे कि डाइपोल मोमेंट आपका
मतलब वो पोलर है या नॉन पोलर है। जैसे इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, ज़ीरो नहीं है, तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। फिर SO2 निकालोगे आप, तो SO2 का भी स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। तो इसका भी आपका क्या, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना सल्फर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन बनेगा। तो ये भी आपका कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे भी कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इसका भी म्यू जो नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा। फिर आता है हाइड्रोजन H2 का बात। देखो अब इन दोनों का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका आपका म्यू जो है नेट रिजल्टेंट जो है आपका डाइपोल मोमेंट का, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाए, नॉन पोलर हो जाएगा। फिर है आपका CO2। तो CO2 को भी देखो, ये आपका CO2 है, ये भी क्या होता है आपका, लीनियर होता है। तो दोनों साइड क्या है, सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह से दोनों क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। जब ये जो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है अगर इस तरह से आ रहा है, तो आपका जो नेट रिजल्टेंट है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का ज़ीरो हो जाता है। ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं इस तरह से। ये आपका हो गया नॉन पोलर, तो दो तो हो गए। उसी तरह आप मीथेन निकालोगे, तो मीथेन का भी आप देखोगे कि ये भी क्या होता है, मीथेन सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। तो जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच का जो एंगल है ना, कहीं से भी देखोगे, इस हाइड्रोजन का अगर इस हाइड्रोजन से देखो या इसका इस हाइड्रोजन से देखो, कहीं से भी देखोगे, तो आपका 109.5 में ही आने वाला है जो आपका एंगल है। हर जगह से ये सिमेट्रिकल और इसके चारों मॉलिक्यूल्स भी सेम है। तो जो आपका नेट रिजल्टेंट होगा ना, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या होता है आपका, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपका ये आएगा, तो ये आपका दूसरे साइड से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबका जो डिस्टेंस भी है ना, वो आपका सबका सेम है। तो ये ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा और म्यू जो है ना, वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। देखो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में मोस्टली आपका जो म्यू होता है वो ज़ीरो ही होता है। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। फिर आता है अमोनिया। अमोनिया जो है ना, वो भी आपका ज्योमेट्री जो होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है, बस शेप आपका पिरामिडल रहता है। इसी अमोनिया में आपको इस तरह से हाइड्रोजन होंगे, बट यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन तो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन आपका क्या होने वाला है, इस तरह से आपका डायरेक्शन हो जाएगा। सब साइड से आपका ऐसा ही डायरेक्शन रहेगा। तो जो नेट होगा, लोन पेयर ऊपर है, तो आपका नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का इस तरह से हो जाएगा। ये भी आपका म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, तो ये भी आपका नहीं रहेगा। फिर है आपका HCl। तो HF और HCl आपका सेम हो गया। H और Cl में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और कहीं से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पोलर हो जाएगा। फिर आएगा CHCl3। तो जो अमोनिया का केस है वही इसका केस है। कैसे, ये भी आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, बट यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो जाता है। तो ये तीनों तो सेम है, बट ये डिफरेंट है। तो अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में चारों लिगेंड सेम नहीं है, तो फिर उसका कुछ ना कुछ म्यू का वैल्यू रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर आता है BF3। BF3 को समझो। BF3 का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। 120 एंगल होता है, जो कि सब जगह से इक्वली होता है, जैसे आपका टेट्राहेड्रल में था। इनके बीच का भी, इनके बीच का भी, सबके बीच का एंगल आपका सेम होता है। यहाँ पर अगर डायरेक्शन निकालोगे, तो फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो डायरेक्शन तो आपका ऐसा ही होगा, डायरेक्शन आपका ही हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल कैसे होता है, जब आप अगर इन दोनों के बीच का आप देखोगे, तो आपका नेट रिजल्टेंट क्या निकलेगा, जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका ये हो, इस तरह से आएगा। सेम अगर इन दोनों फ्लोरीन का देखेंगे, तो इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल इस तरह से आएगा। तो फर्स्ट जब ये निकाला आपने, इसको A और B मान ले, A और B का नेट रिजल्टेंट 1 आया, तो इसके जो अपोजिट फ्लोरीन है, इन दोनों का कैंसिल हो गया ना। जब भी आपका जो डाइपोल का डायरेक्शन इस तरह से अपोजिट रहेगा एक दूसरे के, तो आपका जो नेट रिजल्टेंट म्यू होगा ना, वो ज़ीरो होगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका ये इसका वैल्यू ज़ीरो आ गया। सेम फिर आपके बाद उसके बाद क्या आएगा, B और इसको रख दो C। B और C का नेट रिजल्टेंट देखेंगे, तो आपका एरो का डायरेक्शन फिर ये आ जाएगा। ये किसके अपोजिट हो जा रहा है, A के अपोजिट हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपका म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली A और C के बीच का भी आपका नेट रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा डाइपोल का, ये B के अपोजिट आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी म्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा।
तो ओवरऑल जो है ना आपका नेट रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट होगा ना वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी नॉन पोलर होता है। समझ गए? ये भी आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। इसी में अगर लिगेंड डिफरेंट हो जाता, तीनों एफ नहीं होता, कोई एक डिफरेंट हो जाता, तब फिर आपका ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाता। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गया। आपके न्यूमेरिकल साइंस टाइप वाले क्वेश्चंस में भी क्या रहता है कि टोटल 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मैंने बता दिया, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं कल वीडियोस में लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मेरे गले में थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी के लिए 5 क्वेश्चन बताती हूँ मैं, नेक्स्ट डे आपको बाकी 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे।